दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के ठीक इसी खौफनाक मोड़ पर आज से 52 साल पहले एक जहाज आसमान से गिरकर सीधे पहाड़ों में समा गया था। हैरान करने वाली बात यह थी कि टकराने के तुरंत बाद वो विमान जैसे हवा में कहीं गायब हो गया। ये वहीं करीब 8,900 किलोमीटर लंबी साउथ अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जहाँ 15,000 फीट की ऊंचाई पर इंसान को सिर्फ जमा देने वाली ठंड, खामोशी और मौत जैसा सन्नाटा मिलता है। कई दिनों तक तलाश जारी रही, लेकिन ना तो मलबा मिला और ना ही कोई लाश। आखिरकार अधिकारियों ने मान लिया कि अब कोई भी पैसेंजर जिंदा नहीं बचा होगा, लिहाजा सर्च ऑपरेशन बंद करने का फैसला ले लिया गया। खबरें कुछ दिन तक सुर्खियों में रहीं और फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। लोग इस हादसे को लगभग भूल ही चुके थे, लेकिन 2.5 महीने बाद यानी पूरे 72 दिनों के बाद अचानक एक ऐसा संदेश मिला जिसने इस खामोश रहस्य को फिर से जगा दिया। 12 अक्टूबर 1972 ये वही दिन था जब ये फ्लाइट उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो से उड़ान भरती है। जहाज में सवार लोग मोंटेविडियो की एक रग्बी टीम के खिलाड़ी थे, जिन्हें चिली की राजधानी सैंटियागो में एक अहम मैच खेलने जाना था। रग्बी खिलाड़ियों के साथ इस विमान में कुल 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर मौजूद थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। टेक ऑफ भी बिना किसी परेशानी के हो चुका था। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद जब ये जहाज अर्जेंटीना के ऊपर पहुंचा, तभी अचानक मौसम ने करवट ले ली और हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे। लिहाजा उन्हें अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में लैंड करना पड़ा। कप्तान ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि अर्जेंटीना और चिली के बीच दुनिया की सबसे ऊंची एंडीज पर्वत श्रृंखला एक दीवार बनकर खड़ी है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ वैसे ही बेहद खतरनाक माने जाते हैं और ख़राब मौसम में इनके ऊपर से गुजरना किसी बड़े खतरे से कम नहीं था। पायलट का प्लान साफ था कि एक रात मेंडोजा में गुजारी जाए और फिर अगले दिन जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो, एंडीज के इन खतरनाक पहाड़ों को पार किया जाए। लेकिन पायलट और तमाम यात्रियों को क्या मालूम था कि अगला दिन उन पर कैसी आफत बनकर टूटने वाला है। अगले दिन यानी फ्राइडे 13 अक्टूबर को फ्लाइट 571 ने मेंडोजा से फिर उड़ान भरी। मैप पर देखा जाए तो मेंडोजा और उनकी मंजिल सैंटियागो के बीच सिर्फ 180 किलोमीटर का फासला था, लेकिन इन 180 किलोमीटर के बीच मौजूद थे एंडीज के 15,000 फीट ऊंचे खतरनाक पहाड़। इसी वजह से फ्लाइट का रूट कुछ इस तरह किया गया था। पहले विमान एंडीज के साउथ की तरफ जाएगा और अपनी ऊंचाई हासिल करेगा और फिर प्लेनचोन के पास करीब पहुंचकर अचानक टर्न लेते हुए इस खतरनाक पहाड़ों को पार करेगा और फिर चिली के शहर कुरिको के पास दोबारा टर्न लेते हुए सीधे सैंटियागो में जाकर लैंड करना था। फ्लाइट 571 के पायलट इस रूट पर करीब 50,000 उड़ानें पूरी कर चुके थे, इसलिए उन्हें अपने अनुभव और फैसले पर पूरा भरोसा था। मेंडोजा से टेक ऑफ करते ही प्लान के मुताबिक जहाज साउथ की तरफ रवाना हुआ। ऊंचाई हासिल करने के दौरान पायलट ने नोटिस किया कि नीचे घने बादलों की एक मोटी परत ने पूरा नज़ारा छुपा दिया है। ऐसी स्थिति में पायलट ने तुरंत कंट्रोल टावर से संपर्क किया, जो रडार की मदद से रेडियो के जरिए लगातार उनकी लोकेशन बताते रहने वाले थे। कंट्रोल टावर के अलावा एक और तरीका भी होता है जिससे पायलट अपनी लोकेशन का अंदाज़ा लगाते हैं। इसमें विमान की आखिरी ज्ञात स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी स्पीड के हिसाब से गणना करके वर्तमान लोकेशन तय की जाती है और इस तकनीक को एविएशन की भाषा में डेड रेकनिंग कहा जाता है। जैसे ही फ्लाइट 571 प्लेनचोन पास के बराबर पहुंची, पायलट ने तुरंत राइट टर्न ले लिया। अब यह विमान 18,000 फीट की ऊंचाई पर एंडीज के खतरनाक पहाड़ों के ऊपर गुजर रहा था। ऊपर नीला आसमान और नीचे सफ़ेद बादलों का समंदर, लेकिन इस सब के बीच पायलट पूरी तरह सैंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर ही निर्भर था। जैसे ही वो प्लेनचोन पास के करीब पहुंचे, फ्लाइट 571 रडार पर कंट्रोल टावर से गायब हो गई। ये कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं थी, क्योंकि पहाड़ों की वजह से रडार सिग्नल अक्सर कमज़ोर पड़ जाते थे। इस दौरान को पायलट ने डेड रेकनिंग के जरिए अपनी लोकेशन का अंदाज़ा लगाया और ठीक 3:21 पर सैंटियागो कंट्रोल टावर से संपर्क किया। उसने बताया कि हम सिर्फ 1 मिनट में चिली के शहर
क्रूइको के ऊपर पहुंचने वाले हैं और साथ ही अपनी ऊंचाई कम करने की इजाज़त भी मांगी। आमतौर पर प्लानचोन पास से क्रूइको तक पहुंचने में जहाज़ को करीब 11 मिनट लगते हैं, लेकिन यहाँ ये दूरी सिर्फ 3 मिनट में ही तय कर ली गई थी। कंट्रोल टावर में बैठे स्टाफ को ये बात कुछ अजीब ज़रूर लगी, लेकिन क्योंकि उनके रडार पर भी फ्लाइट 571 अब दिखाई नहीं दे रही थी, इसी वजह से उन्होंने विमान को नीचे उतरने की इजाज़त दे दी। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि असल में को पायलट ने जो लोकेशन कैलकुलेट की थी वो पूरी तरह गलत थी। पायलट समझ रहा था कि वो क्रूइको के ऊपर है, लेकिन हकीकत में उस वक्त फ़्लाइट अभी भी प्लानचोन पास को क्रॉस कर रही थी। एक बहुत बड़ी तबाही फ़्लाइट 571 का इंतज़ार कर रही थी। कंट्रोल टावर से परमिशन मिलते ही पायलट ने राइट टर्न लिया और विमान की ऊंचाई कम करना शुरू कर दी। शुरुआत में उन्हें ख़तरनाक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही जहाज़ ने सफ़ेद बादलों की उस मोटी परत को पार किया, उनके सामने जो था उसने सब कुछ बदल दिया। सीधे सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा था। इसी पल पायलट को एहसास हुआ कि वो अभी भी एंडीज़ के खतरनाक पहाड़ों के बीच ही मौजूद हैं। पायलट ने तुरंत दोबारा ऊंचाई हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। जहाज़ की नाक अब आसमान की तरफ उठ चुकी थी, लेकिन अफसोस शायद ये फैसला कुछ पल पहले लिया जाता। फ़्लाइट 571 का टेल जोर से पहाड़ की चोटी से टकराया और उसी झटके में अलग हो गया। उस वक्त पूरा इलाका मोटी बर्फ से ढका हुआ था। टेल और विंग्स अलग होने के बाद फ़्लाइट 57 का फ्यूज़लाज बर्फ पर फिसलता हुआ तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ने लगा और यहीं आकर वो रुक गया। इस खतरनाक हादसे में 12 पैसेंजर मौके पर ही अपनी जान गंवा चुके थे, ख़ास तौर पर वो लोग जो जहाज़ के पिछले हिस्से में मौजूद थे। लेकिन जैसे किसी चमत्कार ने उन्हें थाम लिया हो, विमान के फ्यूज़लाज में मौजूद 33 यात्रियों की जान बच गई। हालांकि उनमें ज़्यादातर बुरी तरह घायल हो चुके थे। टेल अलग हो जाने की वजह से जहाज़ का पिछला हिस्सा पूरी तरह खुल चुका था और उसी खुले हिस्से से जमा देने वाली बर्फीली हवा अंदर घुस रही थी। वो इस वक्त 11,500 फीट की ऊंचाई पर एंडीज़ के बीच फंसे हुए थे, जहां तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। जैसे ही वो बाहर निकले, चारों तरफ जहां तक नज़र जाती सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते। सबसे पहले उन्होंने अपने साथियों की लाशों को बर्फ में दफनाया। उधर इस प्लेन क्रैश की खबर ने चिली की अथॉरिटीज़ को अलर्ट कर दिया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यह हादसा असल में अर्जेंटीना की सीमा में हुआ है। लिहाजा बिना वक्त गवाए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसमें 4 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। सुबह से लेकर शाम तक सेंसिटिव इलाकों की तलाश की गई, लेकिन ना तो कोई विमान नज़र आया और ना ही कोई मलबा। ये सर्च ऑपरेशन बेहद मुश्किल था, क्योंकि नीचे फैली सफ़ेद बर्फ़ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थी, जिससे कुछ भी साफ देख पाना लगभग नामुमकिन था। जल्द ही उरुग्वे और अर्जेंटीना की नेवी इस मिशन में शामिल हो गई और अब कुल 11 एयरक्राफ्ट पूरे दिन फ़्लाइट 571 को ढूंढने में लगे हुए थे। इधर क्रैश साइट पर बचे हुए पैसेंजर्स के ऊपर से कई बार रेस्क्यू प्लेन गुजरे, लेकिन उनके लाख कोशिशों और इशारों के बावजूद कोई भी उन्हें देख नहीं सका। बाद में उन्हें एक लगेज से लिपस्टिक मिली, जिससे उन्होंने विमान के फ्यूज़लाज पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिख दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने लगेज बॉक्स से बर्फ पर एक बड़ा सा क्रॉस भी बना दिया, लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम की नज़र उन तक नहीं पहुंच सकी और पूरे 8 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा। और 21 अक्टूबर 1972 वो दिन जब तमाम पैसेंजर्स को मृत घोषित करते हुए सर्च ऑपरेशन पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। क्रैश साइट पर मौजूद पैसेंजर्स ने कॉकपिट में पड़े एक रेडियो को किसी तरह ट्यून किया और फिर जो खबर उन्होंने सुनी उसने उनकी बची खुची उम्मीद भी तोड़ दी। उन्हें बताया जा रहा था कि उन्हें ढूंढने के लिए जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, अब वो सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। जहां वो पहले ही इतनी भयानक मुश्किलों में घिरे हुए थे, वहीं इस खबर ने उन्हें और गहरे सदमे में डाल दिया और अब उनके बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। पहले ही हफ्ते में चोटों की वजह से 5 और यात्री अपनी जान गंवा बैठे। अब उस बर्फीली वीरानी में सिर्फ 28 लोग ही जिंदा बचे थे।
उन्होंने जहाज के मलबे और लगेज को इकट्ठा करके विमान के खुले हिस्से को बंद करने की कोशिश की ताकि उस जानलेवा ठंड से खुद को बचाया जा सके। कॉकपिट के प्लास्टिक वाइडर को काटकर उन्होंने अपने लिए अस्थायी चश्मे बनाए जिससे बर्फ से टकराकर लौटने वाली तेज रोशनी से आंखों को बचाया जा सके। सीट के कवर को उन्होंने कंबल की तरह इस्तेमाल किया और सीट के कुशन से छोटे छोटे स्लीपिंग बैग जैसे इंतजाम कर लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी खाना। इस वक्त उनके पास सिर्फ 8 चॉकलेट बार, 3 जैम के जार, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और गिनी चुनी पानी की बोतलें बची थीं। पहले हफ्ते में उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस खाने को आपस में बांटकर खाया, लेकिन जैसे ही ये सब खत्म हुआ हालात और भी खतरनाक हो गए। उन्होंने जिंदा रहने के लिए कपड़े और कॉटन तक खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा बीमार पड़ने लगे। एंडीज के उस हिस्से में उन्हें कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जिससे उन्हें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी एनर्जी मिल सके। ऊपर से जिस खतरनाक रिज पर उनका विमान क्रैश हुआ था वहाँ से ना तो नीचे उतरना मुमकिन था और ना ही ऊपर की तरफ चढ़ पाना। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी, कई पैसेंजर्स के शरीर का वजन लगभग 40% तक कम हो चुका था। आखिरकार जब उन्हें कोई रास्ता नहीं समझ आया तो उन्होंने वो फैसला लिया जिसे सोचकर भी रूह कांप उठती है। उन्होंने अपने ही मरे हुए साथियों के शरीर के हिस्से को खाना शुरू कर दिया था। जाहिर है ये फैसला बेहद दर्दनाक और मुश्किल था, लेकिन भूख, प्यास और लगातार बढ़ती कमजोरी ने उन्हें एक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। क्रैश के 17 दिन बाद 29 अक्टूबर की रात अचानक एक और आफत टूट पड़ी। एक भयानक एवलांच ने सीधे फ्यूजलाज पर हमला कर दिया। बर्फ के उस तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में पूरा फ्यूजलाज अंदर तक बर्फ से भर गया। इस हादसे में 9 और सर्वाइवर्स अपनी जान गंवा बैठे। अब बचे हुए 19 लोगों ने जो कुछ भी हाथ लगा उससे बर्फ हटानी शुरू की ताकि किसी तरह सांस लेने के लिए जगह बनाई जा सके। दिन बीतते जा रहे थे और हालात हर दिन गुजरते दिन के साथ और भी बदतर होते जा रहे थे। एक एक करके लोग मौत के मुंह में समाते जा रहे थे और जो बचे थे वो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। 12 दिसंबर यानी क्रैश के पूरे 60 दिनों के बाद 3 और सर्वाइवर्स जिंदगी की जंग हार गए थे। अब वहाँ सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बचे थे। उनके सामने अब सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो वहीं बैठकर अपनी आखिरी सांसों का इंतजार करें या फिर हिम्मत जुटाकर किसी तरह खतरनाक पहाड़ों को पार करने की कोशिश करें। 12 दिसंबर 1972 वो दिन जब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आखिरकार 3 रग्बी खिलाड़ी पराडो, कनेसा और विंसेंटन ने यह फैसला किया कि वो पहाड़ों को पार करने की कोशिश करेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद इस खतरनाक पहाड़ों के उस पार कोई हरी भरी घाटी हो जहाँ से उन्हें मदद मिल सके, लेकिन शायद ये सफ़र बेहद दर्दनाक और जानलेवा था। ना उनके पास कोई प्रोफेशनल गियर था और सबसे बड़ी बात, तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। उन्होंने अपने हाथों से बनाए हुए स्लीपिंग बैग और जहाज़ की सीटों से तैयार किए गए गर्म कपड़े अपने शरीर पर लपेटे और फिर हिम्मत जुटाकर निकल पड़े। 3 दिन तक लगातार चढ़ाई करने के बाद जब वो आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुँचे तो उनके सामने जो था उसने उनकी उम्मीदों को फिर से तोड़ दिया, क्योंकि पहाड़ के उस पार भी सिर्फ बर्फ से ढके अंतहीन पहाड़ ही नजर आ रहे थे। ना कहीं हरियाली थी और ना ही जिंदगी का कोई निशान। खाने और ताकत की कमी की वजह से विंसेंटन वापस क्रैश साइट की तरफ लौट गया। अब पराडो और कैनेसा मदद की तलाश में पहाड़ों की दूसरी तरफ नीचे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। लगातार 10 दिनों तक ट्रैकिंग करते हुए करीब 61 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने बेहद ख़राब हालत में तय किया और आखिरकार वो एक ऐसी घाटी में पहुँचे जहाँ हरियाली थी, जानवर थे और एक बहती हुई नदी भी मौजूद थी। सबसे पहले उन्होंने नदी से पानी पिया, तभी उन्हें नदी के उस पार घोड़े पर बैठा एक आदमी दिखाई दिया, लेकिन नदी के तेज़ बहाव और शोर की वजह से वो अपनी आवाज़ उस तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। घोड़े पर बैठे उस स्थानीय आदमी को एक तरकीब सूझी। उसने एक कागज़ और पेन को पत्थर में लपेटकर उनकी तरफ फेंक दिया।
पराडो और कैनेसा ने उस कागज पर पूरा माजरा लिख डाला और फिर उसे वापस उस आदमी की तरफ उछाल दिया। वो शख्स तुरंत घोड़ा दौड़ाता हुआ उस चिट्ठी को लेकर चिली की अथॉरिटीज के पास पहुंच गया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि 2.5 महीने गुजर जाने के बाद भी प्लेन क्रैश के सर्वाइवल जिंदा कैसे हो सकते हैं, लेकिन फिर बिना वक्त गवाए अधिकारियों ने सबसे पहले पराडो और कैनेसा को रेस्क्यू किया। उनकी मरहम पट्टी करने के बाद उनसे पूरी घटना की तफसील में जानकारी ली गई। 22 दिसंबर 1972 यानी क्रैश के पूरे 72 दिनों के बाद 3 हेलीकॉप्टर्स पराडो और कैनेसा की निशानदेही पर उस खौफनाक क्रैश साइट तक पहुंचे। जब पायलट ने उस जगह को देखा तो वो खुद भी हैरान रह गया कि आखिर कैसे इन 2 रग्बी खिलाड़ियों ने बिना किसी खास ट्रेनिंग और अनुभव के इतनी खतरनाक पहाड़ियों को पार कर लिया। आखिरकार फ्यूजलाज में मौजूद बचे हुए तमाम सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया गया और उनके मारे गए साथियों को वहीं उसी जगह एक बड़ी सी कब्र खोदकर दफनाया गया। उस कब्र के ऊपर कुछ पत्थर रखकर एक छोटा सा मेमोरियल बना दिया गया जो आज भी उसी हालत में वहां मौजूद है। ये मेमोरियल आज भी हमें याद दिलाता है कि अगर इंसान हिम्मत न हारे तो वो सबसे बड़ी मुसीबत को भी हरा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर जरूर करें। आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली एक और शानदार हैरान कर देने वाली कहानी के